हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक टाइकून। मेरा नाम ज़हीन है। आज की इस वीडियो में हम MVC क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं एंटिटी फ्रेमवर्क की अप्रोच डेटाबेस फर्स्ट को यूज़ करते हुए। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो होगी, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और बहुत आसानी से आप इस वीडियो को देखते हुए ये समझ जाएंगे कि MVC में इंसर्ट अपडेट डिलीट किस तरह से किया जाता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपने SQL सर्वर में जाना है और एक डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ डेटाबेसेस में मैं राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट करूंगा। इसे मैं नाम दूंगा db_test। ये डेटाबेस मेरे पास यहाँ क्रिएट हुआ। मैं इसमें टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने टेबल में कॉलम बना लिए। मैंने सबसे पहले ID रखा जो कि इंटीजर है, फिर मैंने नेम रखा, फिर fname, ईमेल, मोबाइल और डिस्क्रिप्शन, और इन सब के टाइप वर्चर है। ID को हम प्राइमरी की यूज़ करेंगे तो राइट क्लिक कीजिए, इसे प्राइमरी की बनाइए और यहाँ पर इसे ऑटो इंक्रीमेंट भी कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने इसकी आइडेंटिटी को एक्टिव कर दिया। इस टेबल को नाम दे देते हैं। तो TPL_student के नाम से मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया। अब पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हुआ, हमने डेटाबेस बनाया और टेबल बनाया। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम विजुअल स्टूडियो को ऑन करेंगे और एक MVC का वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टेप 2 में आपने यहाँ पर वेब सेलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन आपने लेनी है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि आपने किस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो मैंने MVC हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये चेक ऑलरेडी है, आपने जस्ट ओके करना है यहाँ पर आगे। तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट हो गया। जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाते हैं MVC का तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट पेज आता है। आप इसे पहले बंद कर दीजिए और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाइए। तो थर्ड स्टेप में हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ आप अपना यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कीजिए और इसको नाम आप कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। और इसमें आप इसी फोल्डर पर राइट क्लिक करके आप एक न्यू आइटम कीजिए और यहाँ पर आप लीजिए edu.net एंटिटी डेटा मॉडल। आप इसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ DB मॉडल। और क्योंकि जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं और इसकी अप्रोच हम लेंगे डेटाबेस फर्स्ट, तो आपने ये वाला पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने न्यू कनेक्शन बनाना है, यानी डेटाबेस वगैरह बताना है कि आपका डेटाबेस कौन सा है और आपने कौन सा डेटाबेस आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने सर्वर से। तो मैं यहाँ पर सर्वर नेम डॉट करता हूँ और यहाँ पर मेरे सारे डेटाबेसेस आ जाएंगे। और अभी हमने डेटाबेस टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस बनाया था DB टेस्ट कनेक्शन करते हैं, ये ओके, और आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ये करते हैं यहाँ पर आपका एक कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट हो जाता है और यहाँ पर आपको ये उसके एंटिटी का नाम यानी जो क्लास बनेगी उसका नाम देता है। तो मैं सब डिफ़ॉल्ट रखना है, उसको ओके कीजिए। फिर उसके बाद आपके से ये कहेगा कि आप इसमें टेबल्स लेना चाहते हैं, व्यूज़ लेना चाहते हैं या स्टोर प्रोसीजर लेना चाहते हैं। तो जो भी कुछ आपने डेटाबेस से इंपोर्ट करना हो अपने इस प्रोजेक्ट में तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे केस में हमारे पास सिर्फ एक टेबल है TPL_student जो कि हमने बनाया था, तो हम वो ले लेते हैं। लेकिन जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में आपके पास स्टोर प्रोसीजर्स भी होंगे, टेबल्स भी होंगे। तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो आपके प्रोजेक्ट में आप वो ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने ये सिलेक्ट किया और उसे फिनिश किया। जैसे ही आप DB मॉडल ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक EDMX फाइल खुल जाती है और यहाँ पर आपके जितने भी टेबल्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे आपके पास इस तरह से शो हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ एक टेबल है तो वो हमें शो हो रहा है, बाकी अगर कुछ भी होगा तो वो सब का सब यहाँ शो हो जाएगा। और देखें कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पूरा का पूरा EDMX आ गया, यानी DB का वो पूरा मॉडल, और यहाँ पर आपके पास आपको TPL_student आपका दिख रहा होगा। तो ये हमारी मॉडल क्लास TPL_student के नाम से जो कि हमने टेबल बनाया था, उस टेबल को एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्लास में कन्वर्ट किया और इसी को हम मॉडल भी कहते हैं। और इसी मॉडल को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस से रिलेटेड सारे काम इसी से करेंगे। आगे जाने से पहले MVC का एक क्विक आपको ओवरव्यू देता चलूँ जिन लोगों को नहीं भी पता। तो MVC मतलब M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू, C फॉर कंट्रोलर। मॉडल का मतलब यानी जो भी जिस तरह ये अभी हमें एक डेटाबेस की मॉडल क्लास मिली, तो जितना भी जो डेटाबेस की लॉजिक होगी, जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होगा वो सारा आप मॉडल में करते हैं। जिस तरह से ये आपके पास एक क्लास है और भी जितने भी आपके डेटाबेस में जो चीज़ें होंगी, टेबल्स होंगे, वो सारे के सारे मॉडल में कन्वर्ट होकर यहाँ पर हमें मिलते हैं। व्यू का मतलब है आपके वो पेजेस जो HTML पेजेस होते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह जो आपको व्यू होते हैं फ्रंट पे, वो सारा का सारा व्यू से रिलेटेड काम होता है। कंट्रोलर आपके पास इंटरफेसिंग का काम करता है मॉडल और व्यू के दरमियान, यानी जितनी भी आपकी बिजनेस लॉजिक होती है वो कंट्रोलर में डील होती है। तो इसीलिए MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब हम
अगले स्टेप पे चलते हैं। EDMX हमने बना लिया, मॉडल क्लास में मिल चुकी है। अब हम कंट्रोलर की तरफ आते हैं। ये कंट्रोलर का फोल्डर हर एप्लीकेशन में बना हुआ होता है। कुछ बिल्ट इन आपको बेसिक कंट्रोलर्स मिलते हैं, आपने उन्हें छोड़ के अपना एक नया कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो आपने कंट्रोलर के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है और कंट्रोलर पे क्लिक करना है। इस केस में हम एम्प्टी कंट्रोलर लेंगे। कंट्रोलर क्रिएट करते वक्त एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आप डिफ़ॉल्ट देखिए कि सिलेक्टेड भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको देगा। आप इतना ही हिस्सा इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। ये जो कंट्रोलर का कीवर्ड है, ये कंट्रोलर बनाते वक्त लाजमी उसमें शामिल होना चाहिए। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा। तो स्टूडेंट कंट्रोलर ये हमने बनाया और इसे ऐड कर लिया। तो ये आपका कंट्रोलर, स्टूडेंट के नाम से हमने कंट्रोलर बनाया और ये बन गया। जब भी आप कंट्रोलर बनाते हैं तो सबसे पहला उसमें एक्शन मेथड इंडेक्स के नाम से बनता है। आप इस नाम को चेंज कर दें, जैसे अभी हम चेंज करके इसको स्टूडेंट कर देते हैं। कंट्रोलर बनाने के बाद हमने एक्शन मेथड बनाया और अब इस एक्शन मेथड का हम एक व्यू बनाएंगे। तो व्यू बनाने के लिए आप इस मेथड पे राइट क्लिक कीजिए और ऐड व्यू पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर जिस तरह रूल नंबर 1 कंट्रोलर में जब हम कंट्रोलर बनाते हैं तो यहाँ इस तरह आप कोई भी नाम दें, उसके बाद आपने कंट्रोलर बनाते वक्त कंट्रोलर का कीवर्ड लाजमी लिखना है। इसी तरह जब आप व्यू बनाते हैं तो ये आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि जिस नाम का आपका एक्शन व्यू है, मतलब एक्शन रिजल्ट है, आपका एक्शन मेथड है, उसी नाम का आपका व्यू भी होना चाहिए। तो सेम नेम का स्टूडेंट। और यहाँ पर फिर यूज अ लेआउट पेज, जो कि मास्टर पेज इसका बना हुआ है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमने इस पर टिक लगे रहना है। अगर आपने आप मास्टर पेज को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसको अनचेक कर दीजिए, लेकिन इस केस में मुझे यूज़ करना है लेआउट पेज यानी मास्टर पेज, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। स्टेप 3, ये अब हमारा व्यू बन चुका है, यानी वो पेज वो जो हमें डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पे, तो ये हमारा पेज है। अब ये हमने एक कंट्रोलर बना लिया, व्यू बना लिया, मॉडल हम पहले ही बना चुके हैं, तो हम इसको रन कर लेते हैं। और रन करने के लिए आपने सबसे पहले मतलब आप अगर चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर आपने बनाया है स्टार्टिंग एप्लीकेशन उसी से हो, तो आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा। आपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आना है, ऐप स्टार्ट में आना है और यहाँ पर आपने राउट कॉन्फ़िग में जाना है। राउट कॉन्फ़िग आपकी एप्लीकेशन का मेन एंट्री पॉइंट होता है कि कहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम और इंडेक्स लेता है, जो कि बना हुआ पेज है बाय डिफ़ॉल्ट। हम उसको हटा देते हैं और हम कहते हैं कि जी इसमें आप स्टूडेंट दें। स्टूडेंट यानी हमारा कंट्रोलर का नाम, और फिर यहाँ पर एक्शन रिजल्ट, तो एक्शन भी हमारे पास स्टूडेंट है। ये हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया। अब अपनी एप्लीकेशन को रन कीजिए तो ये आप देख सकते हैं हमारी सक्सेसफुली हमने एप्लीकेशन को बनाया और हमने उसे रन भी कर लिया, यानी मॉडल भी बन गया, व्यू भी बन गया और कंट्रोलर भी बन गया। कंट्रोलर और व्यू आपके सामने है। अब हम इसमें डेटा एंट्री करने के लिए एक फॉर्म बनाते हैं और उसमें फील्ड्स रखते हैं अपने टेबल के हिसाब से, जिससे हम डेटा इंसर्ट करवा सकेंगे। MVC के प्रोजेक्ट में ख़ास बात एक ये भी है कि यहाँ पर आपको बिल्ट इन लाइब्रेरीज जो मतलब बेसिक आपको चाहिए होती हैं, जैसे बूटस्ट्रैप, jQuery, ये आपको ये इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग करके फोल्डर बना के सब दे देता है। तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जैसे ही कंटेंट में जाएंगे तो आपको बूटस्ट्रैप वगैरह यहाँ मिल जाएगी, और स्क्रिप्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी jQuery से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं कंट्रोलर में जाता हूँ और कंट्रोलर में हमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और लिस्टिंग शो करानी है, वो सब हमें कंट्रोलर में पहले उसके हर एक एक्शन का, हर एक ऑपरेशन का हमें मेथड भी बनाना पड़ेगा। तो एक्शन मेथड ये व्यू का हो गया। अब हम ऐड के लिए हमें बनाना है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही एक्शन मेथड को बना लेते हैं, यानी आप या तो कॉपी करके इसको पेस्ट कर लें और फिर नाम बदल दें, या फिर एक बड़ा स्मार्ट तरीका है, वो है आप स्निपेट लिखें MVC एक्शन 4, ये आपका पूरा का पूरा एक्शन मेथड बन जाएगा। मैं इसे नाम दे देता हूँ ऐड स्टूडेंट। और ये मेथड पोस्ट का मेथड होगा, जिससे हमें डेटा हम फॉर्म से रिसीव करेंगे। तो HTTP पोस्ट यहाँ हमें लिखना है और हमें चाहिए एंटिटी की क्लास, जिसके ज़रिए हम डेटाबेस से सारा काम अपना करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ग्लोबली बनाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ DB_test, जो कि मेरे डेटाबेस का नाम था। और जब हम एंटिटी मॉडल ऐड कर रहे होते हैं तो डेटाबेस के नाम के आगे, जो भी आपके डेटाबेस का नाम हो, उसके नाम के आगे एंटिटीज़ का कीवर्ड लग जाता है। ये रूल है। अब ये जब यहाँ पर इसको रेफरेंस नहीं मिलेगा तो ये आपको फ़िलहाल के लिए एरर देगा, लेकिन ये एरर ख़त्म हो सकता है। आप जैसे इस पर माउस ओवर करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको ये यहाँ पर रेफरेंस उसका दे देगा।
या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल डॉट, वो आप क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, ये यहाँ पर इसका रेफरेंस खुद ब खुद पास कर देगा। इसे कोई भी नाम दे दीजिए, मैंने कहा db obj, और ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ क्योंकि हम ऐड के लिए इस मेथड को बना रहे हैं तो हमें ऐड के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए कि जिसके अंदर हम डेटा भेज सकेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ tbl स्टूडेंट, इसी टेबल के अंदर हमें डेटा एंट्री करनी है तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट। अब ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा रिसीव होगा। अब डेटा आएगा कहाँ से, डेटा लाएगा कौन, वो भी हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वो हम यहाँ पैरामीटर में सेम यही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसे भी हम एक नाम दे देंगे मॉडल। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी ये मॉडल हमारे पास काम करेगा सेंडिंग का, ये डेटा लाएगा, जो भी व्यू के फॉर्म से डेटा यहाँ आएगा वो हम इसमें रिसीव करेंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट को वो सारा का सारा डेटा हम इस ऑब्जेक्ट में असाइन कर देंगे। यानी ये जो मॉडल है वो डेटा फॉर्म से लाएगा और इसमें हम डेटा भरेंगे और फिर हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। क्योंकि दोनों सेम है तो मैं यहाँ लिखूंगा obj.fname या नेम, जो भी आप पहले रखना चाहें। अब इसको हमने बताना है कि ये किससे असाइन हो, यानी मॉडल के अंदर जो नेम आए उससे। बिल्कुल क्लियर है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो व्यू से जब डेटा सबमिट होगा तो इसमें आएगा और हमें जो डीबी में डेटा भेजना है वो हम इस ऑब्जेक्ट में यहाँ से असाइन करवा के डेटाबेस के अंदर एंट्री करवा देंगे। तो मैं बाकी फील्ड्स के लिए भी ये काम कर लेता हूँ। तो ये सारी की सारी फील्ड्स मैंने रख ली, यानी सेंडर ऑब्जेक्ट से के लिए भी मैंने रिसीव कर लिया और जिसमें रिसीव होगा जो रिसीवर है उसको भी मैंने यहाँ सेट कर लिया। अब हमें इस एंटिटी की मदद से डेटा इंसर्ट कराना है तो मैं लिखूंगा किस टेबल के अंदर, tbl स्टूडेंट के अंदर ऐड करना है तो डॉट ऐड, और पूरा ऑब्जेक्ट इसे चाहिए होता है तो हमने ये obj यहाँ पर पास कर दिया। और फिर हमें सेव चेंजेस करनी है तो आपने दोबारा लिखना है db ऑब्जेक्ट डॉट सेव चेंजेस। ये आपका डेटा इस मेथड के जरिए सेव हो जाएगा। अब हम व्यू में चलते हैं। तो यहाँ व्यू में मैं सबसे पहले यहाँ भी एक मॉडल पास करता हूँ। तो यहाँ कीवर्ड आप पहले लिखेंगे मॉडल, फिर आप अपनी एप्लीकेशन का नाम, यानी ये जो MVC है आपके पास, जो भी नाम आपने दिया है वो नाम आप लिख के ले आएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर में, जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था। अगर आपने किसी और डायरेक्टरी में रखा है तो आप वो यूज़ करेंगे, और tbl स्टूडेंट। यानी इसका मतलब कि इस स्टूडेंट की जो फील्ड हैं, जो इस टेबल के अंदर जो कुछ भी फील्ड्स थी वो इस फॉर्म के लिए उसको असाइन हो गई। अब मैं यहाँ पर रेजर सिंटेक्स यूज़ करूँगा। तो रेजर सिंटेक्स में फॉर्म बनाने का तरीका है यूजिंग ब्रैकेट, और उसके अंदर आप लिखेंगे HTML.begin_form, और यहाँ से इसके करली ब्रैकेट से आप बॉडी बनाएंगे। और अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी मैंने ऐड के लिए ज़रा अलग से नाम चेंज कर दिया इसका, तो मैं यहाँ पर पूरा इसका रेफरेंस दूंगा, यानी पैरामीटर भी दूंगा इसके अंदर। तो पहला पैरामीटर मेरा होगा मेथड का नाम, यानी ऐड स्टूडेंट, कॉमा, फिर उसके बाद आप कंट्रोलर का नाम बताते हैं, हमारे पास है स्टूडेंट, और फिर फॉर्म का मेथड, यानी फॉर्म पोस्ट के थ्रू सबमिट हो रहा है तो हमने पोस्ट लिख दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेथड का नाम, इसका मतलब कंट्रोलर, और ये पोस्ट, और ये फॉर्म की बाउंड्री। यानी हम अगर HTML में फॉर्म कुछ इस तरह से बनाएं, ये स्टार्टिंग ये एंड पॉइंट, तो बिल्कुल हमने ऐसे ही रेजर सिंटेक्स को यूज़ करते हुए ये काम किया। मैं कुछ बेसिक डिव बना लेता हूँ। तो ये दो बेसिक डिव मैंने बना लिए, कंटेनर और फॉर्म ग्रुप। अब इसके अंदर मैं फील्ड्स रखता हूँ। मैंने सबसे पहले रखा लेबल, इसको मैं नाम देता हूँ नेम, क्योंकि मेरी पहली फील्ड नेम है। और फिर मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। रेजर सिंटेक्स में टेक्स्ट बॉक्स बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है मगर आसान है। आपने @ लिखना है, फिर आपने लिखना है HTML, और फिर आपने लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 4 और ब्रैकेट के साइन। चलूँ
अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मैं रेजर सिंटेक्स इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप इस तरह से इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर बना के यूज़ करेंगे तो वो यूज़ आप नहीं कर सकते। आप इस तरीके से भी MVC में काम कर सकते हैं, ये तरीका भी प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जो स्टैंडर्ड है और जो मॉडल के साथ बाइंडिंग वाला काम है वो इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो इसीलिए मैं ये इस तरह से कंट्रोल्स को बना रहा हूँ। अब इस टेक्स्ट बॉक्स 4 का मतलब ये है कि इस क्लास के कोई भी एक फील्ड होगी, ये कंट्रोल उससे बाइंड हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इन्हें, ये कीवर्ड है ऐसे ही आएंगे, और डॉट के बाद आपके पास यहाँ पर फील्ड देखें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगी। यानी मैंने ये सेट कर दिया इस टेक्स्ट बॉक्स को कि इसका डेटा जो भी होगा वो नेम में ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप इसे अगर टेक्स्ट बॉक्स को क्लास वगैरह देना चाहें तो आप कॉमा लगाइए, न्यू का कीवर्ड लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, और फिर आप यहाँ क्लास ID सब पास कर सकते हैं, मगर @ ज़रूर लिखिएगा। तो मैंने @ क्लास लिखा और इसके अंदर मैंने फॉर्म कंट्रोल क्लास पास कर दी। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। मैं बाकी के कंट्रोल्स को भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने बाकी कंट्रोल्स भी क्रिएट कर लिए, यानी fname का, ईमेल का, मोबाइल का, और डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने देखें टेक्स्ट एरिया 4 लिया है। तो वही बात है, टेक्स्ट बॉक्स था, ये टेक्स्ट एरिया है, और इसमें मैं एक चीज़ और कॉमा देके यहाँ पर रोज़ भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने रोज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10 असाइन कर लेता हूँ। और बाकी बटन आपके पास यहाँ सिंपल ही बनेगा, उसके लिए आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बटन की टाइप आपने सबमिट रखनी है ताकि ये ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट हो जाए उस एक्शन मेथड पे जो हमने सेट किया है फॉर्म की स्टार्टिंग में। इसको करने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली सबमिट का बटन होगा, जो कि हिट होगा, उस पर हमें डायरेक्टली कोई इवेंट अलग से बनाना इसके लिए नहीं पड़ेगा। इसको मैं सबमिट का ही नाम देता हूँ और क्लास दे देता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए BTN प्राइमरी। एक रीसेट का बटन भी क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा व्यू फॉर्म रेडी हो गया, कंट्रोलर में हम मेथड बना चुके हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, यानी जैसे ये बटन दबेगा फॉर्म सबमिट होगा, यहाँ पर हमें ये इस मॉडल के अंदर हमें पता चलेगा पूरा, ताकि मैं बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसमें क्या आया और हम किस तरह से आगे काम कर रहे हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर ये रिटर्न व्यू हमें ये वाला करवाना है। अभी हमारे पास लिस्टिंग नहीं है, जैसे ही लिस्टिंग आएगी तो हम इस व्यू को रिडायरेक्ट लिस्टिंग पर करवा देंगे कि जैसे ही डेटा इंसर्ट हो ये लिस्टिंग पे चला जाए। एप्लीकेशन को रन करते हैं तो देखिए ये फॉर्म हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, नाम दिया सलमान। तो ये डेटा जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखें ये मुझे फ़ौरन एक्शन मेथड पे लाया। और जो मैंने कहा था कि ये वाला मॉडल हमारे पास सेंडिंग का काम करता है, डेटा लाता है व्यू से। तो देखें इस पर जैसे आप होवर करेंगे आपको सारा का सारा डेटा इसमें लोड हुआ मिलेगा, यानी वहाँ से व्यू ने इसको भर के भेजा डेटा, और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसमें रिसीव कर लेंगे इस डेटा को। तो यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ और ये देखें, ये अभी हमने क्लियर का मेथड नहीं लगाया तो ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन डेटा एंट्री हो चुका है। आप डेटाबेस में जाइए और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट चलाते हैं तो देखें सक्सेसफुली डेटा आपके पास आ गया। तो है ना बड़ा आसान तरीका। तो डेटा आ चुका है, फॉर्म हमने यहाँ पर बना लिया, डेटा एंट्री हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं, यानी सबसे पहले तो हमें इसमें वैलिडेशन ऐड करनी है। अगर फॉर्म हम ये क्लियर इसको कराना है, वैलिडेशन ऐड करनी है, तो ये काम हम पहले कर लेते हैं। तो वैलिडेशन ऐड करने के लिए आपने जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और मॉडल खोलना है आपने, यानी कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर ये जो आपका मॉडल क्लास बनी थी इसमें आपने आना है और यहाँ आपने एनोटेशंस लगानी है। तो सबसे पहले जो फील्ड आपने रिक्वायर्ड रखनी है आप लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिखिए रिक्वायर्ड। जैसे आप ये लिखेंगे ये एरर देगा क्योंकि रेफरेंस पास नहीं है। आपने शॉर्टकट की दबानी है कंट्रोल डॉट, ये आपको नेम स्पेस उसका दे देगा, आपने एंटर करना है, नेम स्पेस आ जाएगा। कंपोनेंट मॉडल डेटा एनोटेशन से ताल्लुक है इसका, तो ये रिक्वायर्ड यहाँ पर आ गया। अगर आप इसका अपना कस्टम मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और लिखिए एरर मैसेज। हमने यहाँ पर इसके दे दिया कि ये सिर्फ रिक्वायर्ड हमें दिखाए।
इसी तरह आपने रिक्वायर्ड करना है अगर fname को भी, तो यहाँ भी आप रिक्वायर्ड लगा दीजिए। ईमेल को रिक्वायर्ड करना है तो ईमेल को रिक्वायर्ड कर दीजिए, मोबाइल को रिक्वायर्ड करना है तो मोबाइल को भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। प्लस में आप एक और बड़ा ज़बरदस्त काम इससे कर सकते हैं कि ईमेल को एक तो रिक्वायर्ड हो लेकिन ईमेल वैलिड भी हो कि नहीं, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस के कीवर्ड से क्या होगा कि जैसे ही कोई भी यूज़र ऐड करते वक्त अगर वो इनवैलिड ईमेल देगा तो ये उसे कंट्रोल कर लेगा। तो ये जो वैलिडेशंस हैं ये भी डायनेमिक लग रही हैं। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी आपने यहाँ पर सेट करना है इसे। इसी तरह मोबाइल नंबर में हमने अगर मिनिमम यानी अगर कोई 2-3 लफ्ज़ लिख के मोबाइल को ऐड कर देता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम वैलिडेशन लगा देते हैं मिन लेंथ। इसमें फिर आप ब्रैकेट लगाइए जितनी लेंथ आपने रखनी हो, जैसे मैंने कहा कि 11। उसके बाद एरर मैसेज आपने क्या देना है, आप वो एरर मैसेज दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर कहा कि लेंथ हमने 11 रख दी। तो ये आपके पास हमने एनोटेशंस लगा दी वैलिडेशन के लिए। रिक्वायर्ड के लिए मतलब वो रिक्वायर्ड आपसे करेगा उस वक्त तक नहीं जाएगा, ये मिनिमम। और ये वैलिड ईमेल एड्रेस चेक करने के लिए ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप यहाँ आइए व्यू में, और एक आपने बहुत ज़रूरी काम करना है आगे जाने से, और आपने फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपने एक काम और ज़रूर कर लेना है। आपने जाना है यहाँ पर व्यू में, शेयर्ड के फोल्डर में, ये शेयर्ड का फोल्डर, और उसमें आपने लेआउट पेज में जाना है। लेआउट पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये मास्टर पेज होता है, इसमें सारी की सारी वो बेसिक चीज़ें होंगी जो टेम्पलेट पे लगी हुई हैं। हमें यहाँ पर 2 जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें मज़ीद ऐड करानी है। वो फाइलें हैं, यहाँ आप आइए स्क्रिप्ट के फोल्डर में, और यहाँ पर आपको वो 2 फाइलें मिलेंगी। एक आपको चाहिए jQuery validate.js और एक आपको चाहिए ये। तो ये 2 फाइलें आपको यहाँ पर रखनी है। वैसे ये इंपोर्ट हुई हुई होती हैं, लेकिन अगर आपके पास नई हुई हुई हो तो एहतियाती तौर पे आप इन्हें रख लें। और इन्हें यहाँ पास करने का तरीका बड़ा आसान है, आप बस ड्रैग कीजिए यहाँ पर और ये खुद ब खुद यहाँ पर आपको सेट करके दे देगा विजुअल स्टूडियो। तो ये 2 में क्यों रख रहा हूँ, असल में ये वैलिडेशन इन 2 JS की फाइलों पर डिपेंडेंट होती है। जैसे मैंने कहा कि ये वैसे तो लगी हुई होती है, लेकिन सेफ साइड ये है कि आप इसको एक बार ऐड कर लीजिए ताकि ऐसा ना हो कि ये वैलिडेशन काम ना करे। तो ये वैलिडेशन के लिए मैंने लेआउट में इन 2 फाइलों को रख लिया। उसके बाद व्यू पे वापसी आइए। अब जो हमने वैलिडेशन लगाई है वो हमें शो करवानी है, उसका मैसेज हमें दिखाना है कि वो यहाँ पर दिखें और कंट्रोल के साथ साथ दिखें। तो जिस कंट्रोल पे आपने जो भी आपको वो मैसेज आपको शो करवाना है वैलिडेशन का, वो आप उसके ऊपर रखते जाएं। तो आपने लिखना है @html.validationMessage4। तो ये भी देखिए जिस कंट्रोल से आपने बाइंड करना है आप सेम ये उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए। और अगर आपने कोई भी क्लास इसको देना हो तो आप दे सकते हैं। मैंने कोमा लगाया, न्यू ब्रैकेट लगाए और यहाँ पर मैंने @क्लास लिख दिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ एरर। और इसको मैं कस्टम डिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पर एक पैरामीटर इसे और ब्लैंक दे दीजिए ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। वापसी यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर, और इसके कलर को मैं रेड कर देता हूँ। दैट्स इट। अच्छा, बाकी सबके लिए भी मैं ये कर लेता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ हर कंट्रोल पे मैं रखता जाता हूँ। तो ये मैंने सबके लिए जो जिसके लिए वैलिडेशन मैसेज मुझे जिस फील्ड के लिए चाहिए था वो मैंने रख दिया, fname, नेम, ईमेल, मोबाइल के लिए। और देखिए इससे फ़ायदा ये है कि ये ऐसा डायनेमिक आर्किटेक्चर होता है कि जिसकी मदद से आपको जैसे ही आप इसमें आपको जो वैलिडेशन के मैसेज हैं, अगर आपको कहीं रिक्वायर्ड होगा तो वो रिक्वायर्ड दिखाएगा। जैसे ही ईमेल का वैलिड ईमेल है या नहीं है वो चेक करने के लिए भी ये मैसेज ऑटो बदल देगा। तो इसे रन करता हूँ फिर आपको बात समझाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबमिट किया तो इसने मुझे वैलिडेशन को एक्टिव कर दिया। कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट मैंने सिंपल मॉडल पे एनोटेशंस लगाई और यहाँ पर मैंने ये मैसेज शो करवाने के लिए ये सब काम किया। परफेक्टली एप्लीकेशन चल रही है। देखें मैं जैसे ही नेम लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा ज़हीन, वैलिडेशन खुद ब खुद रिमूव हो गई।
इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा। और अब मैं जैसे ही ईमेल, अगर मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ भी लिखा तो ये मुझे बता देगा कि ये वैलिड ईमेल नहीं है। तो देखें, रिक्वायर्ड ईमेल भी आई, डायनेमिक मैसेज चेंज हुआ, उसने बताया कि दिस ईमेल नॉट वैलिड। तो जब तक मैं वैलिड ईमेल नहीं दूंगा ये मुझे इस तरह से ही मैसेज देता रहेगा, और जैसे ही ईमेल वैलिड हो जाएगी वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल नंबर, और देखिए मोबाइल नंबर पे जैसे ही मैंने कम नंबर दिए, मैं सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक वैलिड इनपुट नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है एमबीसी में, इसलिए मैं प्रॉपर नंबर देता हूँ, और जैसे ही नंबर पूरे होंगे वो आपके पास से गायब हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है, हमने इसमें कुछ नहीं रखा था, तो इसलिए यहाँ पर हम अब सबमिट करते हैं। और सबमिट करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने कंट्रोलर में करनी है, तो मैं कंट्रोलर में वो जाके आपको बताता हूँ। ये हमारा मेथड है। यहाँ पर आप पहले एक काम और कर लीजिए, और आप यहाँ पर वो काम क्या है, आपने लिखना है इफ़, फिर आपने एक कीवर्ड लिखना है मॉडल स्टेट डॉट वैलिड, और इस सब को आप रख दीजिए इसके अंदर। इससे क्या होगा, ये वो मॉडल स्टेट यानी मॉडल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सारी वैलिडेशंस अगर आपकी ट्रू हो गई हैं, मतलब वो वैलिड डेटा है, तभी इसके अंदर आए, वरना ना है। अच्छा, जैसे ही ये हो जाए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें क्लियर करवाना था डेटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉडल स्टेट डॉट क्लियर, तो ये डेटा हमारा क्लियर भी हो जाएगा। अब ये ज़रा परफेक्ट है, हम यहाँ से चलाते हैं इसे। मैं करता हूँ सबमिट। देखिए डेटा सबमिट हुआ, फॉर्म क्लियर भी हो गया, और डेटा यहाँ हम चेक करते हैं जाके, तो देखिए डेटा भी इंसर्ट हो गया। तो देखा आपने कितनी खूबसूरती के साथ ये काम हुआ, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डेटा इंसर्ट भी हुआ, वैलिडेशन ने प्रॉपर काम किया, और आफ्टर सबमिट फॉर्म हमारा क्लियर भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं लिस्टिंग की तरफ। अब हमें डेटा व्यू करवाना है, तो व्यू के लिए हम एक और व्यू मेथड बना लेते हैं। हम पहले बनाते हैं MVC एक्शन 4। हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट लिस्ट, और हमें इसके लिए सेपरेट पेज चाहिए, तो हम सेपरेट पेज बनाते हैं, ऐड व्यू करते हैं। ये व्यू क्रिएट हो गया, ये हमारा कंट्रोलर। अब इसी लिस्ट में मुझे डेटा भी लोड कराना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वार, लिखूंगा रेस, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, और DB मॉडल जो आपने ऊपर बनाया था DB ऑब्जेक्ट वो आप लेंगे, डॉट करेंगे TBL स्टूडेंट और डॉट टू लिस्ट। हमने कहा कि डेटा ऑब्जेक्ट में जाओ, TBL स्टूडेंट में जितने भी रिकॉर्ड हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट इसको असाइन कर दो, और इस लिस्ट को हम यहाँ पर व्यू में सेंड कर लेंगे। अब ये क्योंकि कलेक्शन लाएगा तो हमें यहाँ पर भी मॉडल पास करना होगा, जैसे हमने ऐड के लिए किया था। तो हम लिखेंगे मॉडल, एप्लीकेशन का नाम डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉडल, और जैसे मैंने बताया कि फॉर्म जो आएगा वो डेटा आपने बहुत ख्याल रखना है, ये जो डेटा आएगा वो लिस्ट में आएगा, कलेक्शन आएगी, तो कलेक्शन ही हमने यहाँ पर रखनी है, तो हम इसे टाइप देंगे लिस्ट। क्यों लिस्ट इसलिए दी क्योंकि डेटा एक से ज़्यादा होगा, कलेक्शन होगा, तो ये यहाँ से इसे मीन करेगा। और यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं, टेबल हेडिंग्स देता हूँ मैं कुछ, नेम ईमेल एफ नेम मोबाइल, और एक और हम रखते हैं एक्शन, जिस इस कॉलम में हम एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी रखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग हो गई, और फिर हम एक रो बनाते हैं जिसमें सारा डेटा आएगा। अब इस रो को हमें डायनेमिक करना है, तो हम यहाँ लगाएंगे @for each लूप। इस रो को अंदर रखिए। फॉर ईच लूप इसलिए क्योंकि जो भी इस मॉडल में डेटा आएगा वो कलेक्शन होगी, हमने कलेक्शन पे चलाना, तो यहाँ हम लिखेंगे मॉडल। ये मॉडल कीवर्ड डायरेक्टली बाइंड है इससे, यानी इसमें ऑटोमेटिकली वो सारा डेटा आके इस कीवर्ड में आ जाएगा, जो भी लिस्ट यहाँ पर रिसीव होगी वो इसमें होगी, और हम एक एक करके आइटम में से वो चीज़ें निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर हम उन TDs में वो डेटा रखते जाते हैं। और इस TD में ये एक्शन का TD है, तो यहाँ मुझे 2 बटन रखने, मैं एंकर रखता हूँ। इसमें से एक एंकर एडिट का होगा और एक डिलीट का होगा।
तो हम ये सेटिंग कर लेते हैं पहले। फ़िलहाल मैं यहाँ लगाता हूँ अभी हैश, और यहाँ मैं आइकन यूज़ करता हूँ, क्लास देते हैं इसे, और मैं ग्लिफ आइकन यूज़ करूँगा, ग्लिफ आइकन पेंस, क्योंकि मुझे एडिट करना है। इसी तरह डिलीट के लिए ट्रैश यूज़ करूँगा। ये करने के बाद हम रन करते हैं इसको। यहाँ ये हमारे पास लिस्ट तैयार हो गई, और ये लिस्ट का व्यू। यहाँ हम इस टेबल को क्लास भी दे देते हैं। हमने कहा टेबल होवर, ये हमने बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी, और इसका एक मेन्यू भी सेपरेट बना लेते हैं ताकि हम इसको नेविगेशन से एक्सेस कर सकें। तो हमें जाना है लेआउट पेज में, और लेआउट पेज में यहाँ पर हम इसका एक मेन्यू क्रिएट करते हैं। अब इस एक्शन लिंक में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ होती है वो जो लिंक टेक्स्ट आपको दिखता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट लिस्ट। फिर ये आपका एक्शन मेथड है, ये भी स्टूडेंट लिस्ट था, और ये आपका कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर हमारे पास स्टूडेंट था। ये एक मेन्यू क्रिएट हो गया हमारा। यहाँ से एप्लीकेशन को रन कर देते हैं हम। देखिए ये मेन्यू हमारे पास आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें हमारा डेटा भी मिल जाएगा, और ये देखें ये ग्लिफ आइकन भी यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा यहाँ हमें ये चीज़ दिख रही है। अब हम इस पर एडिट और इस पर डिलीट का एक्शन मेथड कॉल करा देते हैं। आप चाहें तो ये आइकन रखें, चाहें तो इन्हें कन्वर्ट कर दें। मैं इनको चेंज कर देता हूँ, ये मुझे काफ़ी छोटे लग रहे हैं, तो मैं इसको एक जगह इसको बटन क्लास असाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से ये आइकन हटा लेता हूँ, और यहाँ मैं क्लास दे देता हूँ। तो क्लास में दूंगा BTN सक्सेस, और डिलीट को मैं क्लास दे दूंगा डेंजर। उसके बाद हम यहाँ पर डिलीट के लिए डिलीट का मेथड बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर url.action मेथड लिखना है, और इसे 2 चीज़ें चाहिए। पहले हम इसे देते हैं डिलीट, ये हमारे फंक्शन का नाम होगा, एक्शन मेथड का नाम होगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो मैं करता हूँ न्यू, और यहाँ मैं इसको देता हूँ @item, या आप खाली आइटम भी लिख दें तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं item.id, यानी जब ये डिलीट का बटन क्लिक होगा तो इस मेथड पे जाएगा और ये आईडी लेके जाएगा। कंट्रोलर में हम ये मेथड भी बना लेते हैं। इस मेथड में हमें, क्योंकि हमने वहाँ पर एक आईडी पास की है ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ पर इंटीजर आईडी लेंगे, ये हमें वहाँ से मिल रही है, और यहाँ पर हम बकाया काम करते हैं। अब हम एक वेरिएबल लेंगे रेस का, और इसके अंदर हम इस आईडी का वाला रिकॉर्ड पहले मंगवाएंगे। तो हमने कहा dbObject.tblStudent.where, और इसके अंदर x such that x.id, यानी टेबल की आईडी इक्वल हो जाए हमारे पैरामीटर वाली आईडी के, और हम फर्स्ट करते हैं, यानी पहला रिकॉर्ड लाए। इस लाइन का मतलब ये है कि इस आईडी के बिहाफ पे जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पूरा का पूरा लाए और इस रेस को दे दे। उसके बाद हम DB ऑब्जेक्ट से इस रिकॉर्ड को करेंगे डिलीट, .remove, और रिमूव हम करेंगे ये वाला रिकॉर्ड जो कि इसमें आया है, और यहाँ से हम सेव चेंजेस कर देंगे। रिमूव होगा, हमें लिस्ट चाहिए, हम लिस्ट को दोबारा यहाँ से रिट्राइव कर लेते हैं ताकि हमें एक फ्रेश लिस्ट मिल सके, और यहाँ पर हम इसका नाम लिस्ट करते हैं। अब इसे हमें भेजना है इस व्यू को, तो इस व्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, स्टूडेंट लिस्ट पे जाए और ये लिस्ट लेके जाए। ऐसा इसलिए कि जैसे ही रिकॉर्ड डिलीट होगा तो यहाँ पर ये लिस्ट रिफ्रेश हो और हमें फ्रेश व्यू दिखा दे, यानी वो रिकॉर्ड हटा के हमें वो रिकॉर्ड दिखा दे जो अपडेटेड है, यानी जो लिस्ट में मौजूद है करंट। चलाते हैं इसे, मैं करता हूँ डिलीट, तो देखिए वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। हमने डिलीट भी बड़ी आसानी से कर लिया। अब हम एडिट की तरफ चलते हैं। अब एडिट को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग अलग अलग पेजेस बनाते हैं, जैसे मैंने व्यू का अलग बनाया और फॉर्म सबमिट का अलग बनाया। इसी तरह एक तीसरा पेज बना के एडिट करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करते हैं, यानी हम इस एक फॉर्म को ही यूज़ करेंगे जो कि हमारा ऐड का फॉर्म था, यानी हम इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए एडिट भी करेंगे। तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोलर में चलते हैं, और कंट्रोलर में हम इस वाले व्यू इसको यूज़ करेंगे, इस वाले एक्शन मेथड को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, ये एक स्मार्ट तरीका है। हमें इसके लिए हम व्यू में चलते हैं। एडिट करने के कई तरीके हैं। आप एक अलग से सेपरेट पेज बना के, अलग से मेथड बना के उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करूँगा। हम ऐड वाले फॉर्म से ही मैं एडिट भी करवा लूँगा, यानी मैं फॉर्म भी सेम यूज़ करूँगा, मैं ऐड का मेथड भी सेम यूज़ करूँगा,
और एक ही मेथड से मैं अपडेट का काम भी लूँगा और सबमिट का काम भी लूँगा। कैसे, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने ये एक्शन मेथड बनाया था यहाँ से हिट करने के लिए, इसी तरह हम यहाँ पर भी @URL एक्शन लिखेंगे और इसके अंदर मैं इसका नाम देंगे जिस ऑब्जेक्ट पे हमें मूव होना है। तो अभी केस में हमें जाना है यहाँ, तो हम इस स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, इस एक्शन मेथड को यहाँ पर पास करेंगे और इसे हमें पूरा ऑब्जेक्ट देना है, यानी ये सारी वैल्यूज़ हमें सेंड करनी है। तो सबसे पहले आप कंट्रोलर में ये कर लीजिए कि इसको रिसीवर बना लीजिए, जैसे हमने ऐड करते वक्त किया था। मैं TBL क्लास लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ OBJ, यानी अब जब मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को भेजूँगा तो रिसीव करने के लिए मेरे पास यहाँ ये मौजूद है। यहाँ पर आप स्क्रीन को चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने ये किया कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिट का बटन दबाऊँ तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे डेटा सेंड कर दूँ वापसी, जो कि ऐड के फॉर्म को खोलता है। जब ये मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आपको बात ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट की वैल्यू भेजता हूँ, मैं लिखता हूँ न्यू ब्रैकेट। अब मैं एक एक करके सारी वैल्यूज़ यहाँ से भेजना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं भेज देता हूँ आइटम ID, कॉमा आइटम डॉट नेम। ये सारे यहाँ पर आते जाएंगे, मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ इन्हें। मैंने क्या किया कि जितने ऑब्जेक्ट में थे ना, जो भी फील्ड्स थी जैसे ID, नेम, FNAME, ईमेल, मोबाइल और डिस्क्रिप्शन, ये सब मैंने इस ऑब्जेक्ट में रख दी। अब जैसे ही ये बटन क्लिक होगा ये इस एक्शन मेथड पे आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होगा। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन भी लगा देता हूँ। मैंने कहा कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नल ना हो, नॉट इक्वल टू नल हो, तो रिटर्न जो व्यू करे वो ऑब्जेक्ट के साथ करे, अदरवाइज ये वाला व्यू रिटर्न। सिंपल है। मैंने कहा कि ये एक प्लगइन, अगर इसके अंदर डेटा हो तो इसका मतलब होगा कि ये एडिट पे जाएगा, और अगर नहीं तो ये नॉर्मल व्यू ऐड के लिए खुलेगा। इसी तरह हमें ID रखना है, यानी पूरा का पूरा हम डेटा भेज तो रहे हैं जो कि सेट हो रहा है, लेकिन ID सेट नहीं हो रही। कहाँ सेट नहीं हो रही? यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म पे देखें तो नेम भी हो रहा है, FNAME भी, ईमेल भी, मोबाइल, डिस्क्रिप्शन भी, पर ID नहीं है। तो हम ID के लिए एक हिडन फील्ड ले लेते हैं। जैसे ही फॉर्म के अंदर डेटा लोड होके आएगा तो वो हिडन फील्ड में हमें रिसीव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HTML.hidden4 और इसकी भी बाइंडिंग होगी, तो हमने कहा x such that x.id के ये बराबर हो जाए, तो ये काम भी हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास यहाँ आया, हम स्टूडेंट लिस्ट पे जाते हैं। तो जैसे ही हम इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे, ये देखें इसने सारा का सारा डेटा उन कंट्रोल्स में जो कि इससे रिलेट करते थे उसमें असाइन कर दिया। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि ID जो हमने हिडन फील्ड बनाई थी, तो वो उस हिडन फील्ड में आपको ID भी नज़र आएगी। तो ये देखें यहाँ पर आपको ये ID भी मिल रही होगी, वैल्यू 1, यानी ये हिडन फील्ड थी, टाइप बता रहा है हिडन, और ये वैल्यू ID भी इसमें सेट हो गई। तो हिडन फील्ड इसलिए रखी थी ताकि ID भी सेट हो सके, क्योंकि ID बाइंड नहीं हो रही थी, बाकी सब कुछ बाइंड हो रहा था। अब मैंने ये कहा था कि एक ही फॉर्म से मैं सबमिट भी करवाऊंगा और एक ही मेथड से इंसर्ट और अपडेट भी करवाऊंगा सेम मेथड से। तो उसके लिए आपने ऐड के मेथड में ये काम करना है, और चाहे तो आप इसको यहाँ से और सिंपल कर सकते हैं। अगर आप ये नई भी कंडीशन लगाना चाहें तो ये सब हटा दें और सिंपल कर लें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तब भी आपके पास प्रॉपर ही चलेगा। अच्छा, अब आते हैं ऐड के बटन पे। तो ऐड में आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये जो सबमिट वाली फील्ड है यहाँ, इस आने वाले ऑब्जेक्ट में अब ID भी मौजूद होगी। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आप भले से यहाँ लास्ट में चेक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। हमने कहा कि अगर मॉडल के अंदर आने वाली जो ID है, मॉडल यानी इसके अंदर ये जो ID ला रहा है वो बराबर है 0 पे, तो इसका मतलब वो इंसर्ट के लिए आ रहा है। तो हम ये करेंगे। एल्स बनाने से पहले हम यहाँ पर वो जो हमने हिडन वेरिएबल में ID सेट करवाई थी इस मॉडल में, वो भी हमने यहाँ पर सेट करवानी है,
क्योंकि जब भी हम एडिट करवाते हैं तो हमें आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़रूरी है, आपने यहाँ पर obj.id करना है, यानी ऑब्जेक्ट की आईडी में आप मॉडल में आने वाली आईडी को सेट करवाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ एल्स का ब्लॉक बनाते हैं। अब आईडी 0 है तो मतलब इंसर्ट, और अगर ग्रेटर देन होगी तो एल्स में वो आ जाएगा। तो आपने लिखना है db ऑब्जेक्ट जो कि हमने बना रखा है, उसमें फिर आपने लिखना है एंट्री, इसमें हम पास करेंगे obj, फिर हम यहाँ देंगे इसकी स्टेट और फिर हम स्टेट बताएंगे, यानी एंटिटी की स्टेट जो है वो डॉट मॉडिफाइड है। यानी इस लाइन का मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी स्टेट यहाँ पर मॉडिफाई होने के लिए आ रही है, यानी अपडेट होने के लिए आ रही है। उसके बाद यहाँ से आप db सेव चेंजेस करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे और इस एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन लिस्ट आ गई और यहाँ से अब हम डायरेक्टली एडिट करते हैं। तो देखें ये नाम है, मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ये मैंने कुछ इसमें चेंज कर दिया, मैं सबमिट करूँगा और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल देखें रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब स्टूडेंट लिस्ट में जाइए और देखिए जो चेंजेस हमने की थी वो यहाँ पर सारी की सारे अपडेट हो चुकी हैं। तो सक्सेसफुली हमने अपडेट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया और इंसर्ट भी कर लिया, और जो लिस्ट हमारी है वो यहाँ पर हमने शो भी करवा ली। तो ये आपका MVC में एंटिटी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए क्रूड ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखकर कि इस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हम इसमें कैसे इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। कोई भी सजेशन जो हमारे लिए अच्छी रहे इन फ्यूचर वीडियो में हम उसे अपडेट कर दें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।